हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीज़न आइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की चल रही है। तो पॉलिटी कंप्लीट हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन की फर्स्ट लेसन आ चुकी है। ये सेकंड लेसन है जिसमें कि हम लोग रेस्ट ऑफ द आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, क्या कहने की कोशिश की जा रही है और कैसी सप्लाई चेन रेजिलियंस हमें बनानी है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही यूएस एग्जिट कर चुका है अब ये अफ़गानिस्तान से फाइनली जो है। अब आने वाले 11 सितंबर को 2021 को यूएस अपनी जो रेस्ट ऑफ द ट्रूप्स है उसको भी अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल लेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें देखना कि यूएस के जाने के बाद इंडिया का क्या असर होगा इस तरीके का तालिबान से, और इंडिया किस तरीके से फिर अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करेंगे और क्या पॉलिसी अपनाना चाहिए इंडिया को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। साथ ही ईरान की जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसको फिर से एक बार देखेंगे कि क्या बातें की जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी न्यूज़, आपकी जो फुल लेंथ टेस्ट सेकंड हो चुकी थी, थर्ड टेस्ट होने वाली है आपकी अपकमिंग संडे को। तो अगर आप लोग को भी यहाँ पे वीज़न आइस की टेस्ट सीरीज़ हमारे साथ ज्वाइन करनी है जिसमें कि आपको जीएस की और सीसैट की भी टेस्ट पेपर में देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, आप लोग वहाँ पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो और जो भी आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है तो वो सॉर्ट आउट वहाँ पे हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट लेसन में मैं ये कुछ क्वेश्चन पूछी थी, उसकी आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट ई लोक अदालत ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था, छत्तीसगढ़ के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया। नंदन नीलेकानी कमेटी, ये डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 93 जिसमें कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हमारे लोकसभा में होनी चाहिए, इसके बारे में ये आर्टिकल कहते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2014, ये रिलेटेड है टेम्पल से। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि स्टेट के पास पावर है कि वो टेम्पल को रेगुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्पल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरी तरीके से राज्य की सरकार जो है वो सुपरसीड कर सकती है किसी भी इनफाइनाइट पीरियड तक। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य की सरकार कोई भी टेम्पल को अपने अधीन ले ले और इनफाइनाइट पीरियड तक उसको जो है वो चलाए, ऐसा नहीं है। ओके, आज के लिए कुछ क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। जो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है और किन दो देशों के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। सेकंड वन इज़ कि स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट ये क्या है, किन दो देशों के बीच में हुआ था। थर्ड आपको बताने की केमिकल वेपन कन्वेंशन, क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है या फिर नहीं है। तो ये तीन क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सिंपल है, एकदम सिंपल है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया इनके द्वारा ये आपका SCRI जिसे कहा जा रहा है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है कि इसमें कौन सी तीन कंट्री यहाँ पे इंक्लूड है। तो इंडिया है, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बारे में समझते हैं कि एक्चुअली ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव कहा क्या जा रहा है। अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस पे देखें तो जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन कहने का मतलब है कि एक तरीके से आप देखो कि कोई ना कोई कंट्री जो है हर किसी दूसरे कंट्री के ऊपर किसी ना किसी सामान के इंपोर्ट को लेकर वो डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग डिपेंडेंट है चाइना से कि कुछ सामान हमारे यहाँ आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मेजोरिटी आप देखो, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स भी हम लोग चाइना से खरीदते हैं, तो हम लोग एकदम ह्यूज डिपेंडेंट है। साथ ही आप देखो रशिया से हम लोग जो है मिसाइल वगैरह ये सब खरीदते हैं। साथ ही फ्रांस से हम लोग जो है इस तरीके की डील करते हैं। और आप लोग देखो कि यहाँ पे यूएस से भी हम लोग डील करते हैं। तो क्या होता है कि कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया है जिससे कि आप देखो कि हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट है कि हाँ वो कंट्री अगर हमें ये सारी सामान देंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमें जो है ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा। तो ये क्या होता है ना कि एक सप्लाई चेन है। जैसे कि आप देखो कि बहुत बार आपको कंडीशन देखने को मिलता है। अभी ये कोविड-19 के टाइम में जो फर्स्ट फेज़ था उसमें पूरी तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन था। लॉकडाउन से क्या हुआ, सप्लाई चेन ब्रेक हो गया। इट मीन्स कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये जो चेन थी ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो मिल नहीं पा रही थी। जैसे कि आप देखो कि हमें जो है जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए ऑल्टरनेटिव ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि अराउंड 70% तक भारत जो है इंपोर्ट करते हैं, किससे, चाइना से। तो चाइना से हम लोग को ये मंगवाना पड़ता है, इसी के बेसिस पे हम लोग जो है जेनरिक मेडिसिन को डेवलप करते हैं। तो जेनरिक मेडिसिन को जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी सारी रॉ मटेरियल्स हमें चाइना देता है। अगर रॉ मटेरियल्स चाइना मना कर दे, नहीं दे, सप्लाई चेन ब्रेक हो जाए, तो हम लोग इस तरीके की जेनरिक मेडिसिन भी नहीं बनवा पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि सप्लाई चेन ब्रेक हो जा रही है। हमें ऐसा सप्लाई चेन बनाना है जो कि ब्रेक ना हो, एक ऐसा अप्रोच लेकर चलना है कि डाइवर्सिटी हो। डाइवर्सिटी इस तरीके का हो कि हम लोग
कोई भी सामान हो वो एक कंट्री दूसरे कंट्री को इस तरीके से जो है सप्लाई करते रहें और एक कंट्री दूसरे कंट्री में इतना ज़्यादा डिपेंडेंट भी ना हो, ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है। सप्लाई चेन अगर रेजिलियंस इनिशिएटिव की बात करें तो सबसे पहले ये जापान के द्वारा ही प्रपोज किया गया था। इसका एम था कि एक ऐसा साइकिल हमें बनाना जिससे कि सप्लाई चेन रेजिलियंस जो है वो इन्हेंस हो सके और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ इस रीजन में लेकर आना है। तो इसलिए ये आप ध्यान रखो कि सबसे पहले स्टार्ट किया गया है चाइना के द्वारा, बट मेनली अभी हम लोग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों हम लोग इसको एक साथ जो है लेकर आए। साथ ही यहाँ पे फोकस क्या होगा, फोकस होगा कि बेस्ट प्रैक्टिस लेकर आएंगे, यानी कि बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे कि कैसे सप्लाई चेन रेजिलियंस हो सके। साथ ही कुछ इवेंट भी होल्ड किया जाएगा जिससे कि स्टेक होल्डर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि अपने सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए और डाइवर्स करने के लिए जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है सब यहाँ पे एक्सप्लोर की जाएगी। साथ ही यहाँ पे कमिटमेंट है वो भी 3 नेशन के द्वारा कि यहाँ पे हम लोग सपोर्ट करेंगे, यानी कि जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके बेटर तरीके से इन्हांस उसको उसके जो यूटिलाइज है उसको इन्हांस किया जाएगा, ट्रेड को सपोर्ट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका डाइवर्सिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं आज के भी डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड में व्यापार हो ही रही है, ट्रेड हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जा रहा है, बट अभी जो हम लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं ये कुछ नया होगा, इसमें कुछ इनोवेटिव होगी, इसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये समझते हैं कि एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत पड़ने का सबसे पहला रीज़न यही है कि ओवर डिपेंडेंस देखने को मिलता है, हम लोग चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है। इसको कम करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव एक उपाय ज़रूर लेकर आना होगा, इसलिए हम लोग इस तरीके का जो है सप्लाई चेन रेजिलियंस लेकर आ रहे हैं जिससे कि हमारा जो डिपेंडेंट है किसी किसी कंट्री पे वो यहाँ पे कम हो पाए। डिफेंस सेक्टर के लिए देखिए हम लोग रशिया और फ्रांस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो वो भी नहीं होना है, हमें अपने यहाँ ही हम लोग को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करना होगा। साथ ही जो फ्यूचर डिसरप्शन है उससे हम लोग रिकवर कर पाए। इट मीन्स कि आप देखो कि आज के डेट में तो हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है, लेकिन आगे आने वाले सालों में भी क्या पता कैसा हो, यानी कि डिसरप्शन हो तो उससे हम लोग रिकवर कर सके। इस बार जो डिसरप्शन हुई थी जो लास्ट टाइम कोविड-19 के कारण, तो उससे रिकवर कर पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिला, बट हाँ अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव होगा तो हम लोग रिकवर जल्दी से कर पाएंगे। कोविड-19 के इम्पैक्ट को अगर हम लोग देखें, इट मीन्स कि कोविड-19 पैंडेमिक ने एक ऐसा ज़रूरत हमें महसूस कराया कि हाँ बहुत सारे जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन है ना उसकी कमी हमने देखने को मिली, ये चीज़ें फील करा दी। जब ये कोविड-19 पैंडेमिक आया, जब लॉकडाउन लगा, सारी चीज़ें बंद हो गई, तब ये समझ में आया कि हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें अपनी जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसको लेकर आना होगा, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है उसे कम करना होगा। तो कोविड-19 के कारण हमारी आंखें खुली हैं। साथ ही आप देखते हो कि कोविड-19 से पहले भी जो ट्रेड टेंशन देखने को मिल रहा था, इट मीन्स कि ट्रेड वॉर हो रही थी चाइना और यूएस के बीच में, तो कई बार ऐसा देखने को मिला कि सैंक्शन लगा दिया जा रहा था चाइना और यूएस के बीच में, जो यहाँ पे ट्रेड वॉर हो रही थी इससे सैंक्शन लग रहे थे और काफ़ी सप्लाई चेन भी ब्रेक हो रही थी, हॉल्ट हो रही थी, और इसके कारण जो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी राइज हो रहा था। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखो तो बीफ इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था, बार्ले जो कि यहाँ पे चाइना के द्वारा टारगेट किया गया था, तो इससे दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड होती है वो यहाँ पे डिट्रॉइट हो रही है, यानी कि उसकी जो कंडीशन है वो बेकार हो रही है। तो इस तरीके की भी सिचुएशन होती है जिससे आप देखो कि सप्लाई ब्रेक हो जाता है, तो जो हमारा एक साइकिल है इकॉनमी का वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। साथ ही डीकपल फ्रॉम चाइना, इट मीन्स कि सबसे पहले तो हमें यही काम करनी है कि हमें चाइना से अपना पीछा छुटाना है, चाइना से हमें अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की ज़रूरत है, और सिर्फ हमें ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी हमें इसकी डिपेंडेंसी कम करने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल के सेक्टर्स में, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें चाइना की जो ये पॉलिसी है कि वो सारे कंट्रीज़ को अपने अंदर ले रहे हैं, तो इस चीज़ से हम लोग को बाहर निकलना है। जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि ऐसा देखा गया है कि एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स लेकर आना है जिससे कि हम लोग कोएलिशंस को डेवलप कर सके। जितनी भी लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है ना, यानी कि जो एक जैसा सोचती है, जिनको अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं वो सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, इस तरीके की सप्लाई चेन जो ब्रेक हो रही है उस कंट्री को अगर दिक्कत हुई है, तो उस तरीके की जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है ना वो एक साथ आए और चाइना को टैकल करने के लिए इंडो पैसिफिक वाले रीजन में इस तरीके का ऑल्टरनेटिव को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी कुछ रीजंस थे जिसके कारण ऐसा ऑल्टरनेटिव लाया गया। लेकिन अब देखते हैं कि ये लाया तो गया, लॉन्च तो किया गया, लेकिन क्या इसमें कुछ चैलेंजेस हैं? तो यस, चैलेंजेस हैं। आप अभी भी देखो कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, हम 3 देश ऐसे हैं जो कि अभी भी चाइनीज़ एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा, वो भी प्राइमरी गुड मतलब कि ऐसे सामान जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे सामानों पे अभी भी हमारी ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी है। तो जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है
ये आपका जो है ना बहुत सालों सदियों से बना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में या 2 दिन में, 1 साल में इस तरीके का सप्लाई चेन बनता है। ये सदियों लग गया, डिकेड्स लग गए, जो कि आज की डेट में देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी है। फिर से अगर हम लोग रीस्ट्रक्चर करेंगे और इसमें चाइना को हटा के ही रीस्ट्रक्चर करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो है ये चैलेंजिंग है, थोड़ा क्या बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। मीन्स आप समझ सकते हो कि चाइना एक सेंटर है जो कि सारे कंट्रीज़ को, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जो कि हर तरीके की चीज़ें सप्लाई करते हैं और सारे कंट्रीज़ को जो भी जिसको ज़रूरत है। लेकिन हम लोग जो अभी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसमें चाइना को ही साइड रख रहे हैं और तब हम लोग इस पॉलिसी को बना रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजिंग हो सकता है। न्यू सप्लायर जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं वो भी डिफरेंट कंट्री में और रीजन में, तो ये काफ़ी टाइम भी ले लेगा और काफ़ी मनी भी ले सकता है। थर्ड यहाँ पे चैलेंजिंग है कि इंडस्ट्री जो आज की डेट में है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे रिलाई है, जैसे कि ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ये सारी जो जितनी भी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ों पे आप देखो कि आज के डेट में इंडस्ट्रीज़ जो है काम कर रही है। और क्या आपको पता है कि हमारे देश में और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो फिर कैसे हम लोग जो है इतना जल्दी इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बन पाएंगे। साथ ही आप देखो कि कॉम्पिटिटिव आज की भी डेट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो हायर प्राइस यानी कि गुड्स की जो है हायर प्राइस जो है हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि कंज्यूमर जो है हमेशा लोअर प्राइस के पीछे भागते हैं। आप देखते हो कि अगर आपकी पॉकेट में जितने भी पैसे हैं लेकिन फिर भी ज़्यादा है या कम है, आप यही कोशिश करते हैं कि सस्ते दाम पे अच्छी चीज़ें आपको मिल जाए, चीप एंड बेस्ट आप लोग को मिल जाए। तो वही बात है कि चीप एंड बेस्ट के पीछे आज भी लोग भागते हैं। तो ऐसा है कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलेगा, तो हायर प्राइस जो उनके सामान का रहेगा तो वो कहीं से भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सप्लाई चेन जो है वो ब्रेक हो सकती है। सो दीज आर द चैलेंजेस। सबसे पहले है कि चाइना को हटाना एक बिग चैलेंज है। सेकेंड वन इज़ कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके का हम लोग यहाँ पे सप्लाई चेन बना रहे हैं, तो ये टाइम और मनी ले सकता है। एंड थर्ड वन इसकी इंडस्ट्रीज़ में जो है बहुत ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि काफ़ी देशों में नहीं हो रहा है, तो ये भी एक चैलेंजिंग है इसको अडॉप्ट करना। एंड फोर्थ वन इज़ कि हमें जो भी नए प्रोडक्ट लेकर आने हैं, जो भी प्रोडक्ट लेकर आने हैं उसकी प्राइस रिमेन लोअर होनी चाहिए। ओके, वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज होनी चाहिए। जो हम लोग देख रहे हैं कि हेवी डिपेंडेंसी है हमारी वन मीडियम और हायर रिस्क सोर्सेज है, तो हमें जो है डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, यानी कि और भी सोर्सेज हम लोग को यहाँ पे ओपन करना चाहिए। सेफ्टी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। इट मीन्स कि ऑल्टरनेटिव सप्लायर के एब्सेंस में फर्म्स जो है ना वो यहाँ पे उनके पास इतना होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्टॉक होना चाहिए, जिससे कि चीज़ें जो है स्टॉक आउट ना हो। डिसरप्शंस के टाइम में क्या है कि सेफ्टी स्टॉक जो है ये लॉस ऑफ रेवेन्यू को रिड्यूस करेगा। इट मीन्स कि आज भी आप देख सकते हो कि लॉकडाउन हो गया लेकिन हमारे यहाँ अनाज की कमी नहीं है, और एफसीआई हमेशा कहते हैं कि अनाज हमारे यहाँ एक्स्ट्रा स्टॉक में है। तो वही चीज़ें है कि जब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ये जब डिसरप्शन की टाइम आएगी तो उस समय क्या काम देगा, तो काम देगा यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टॉक, और इससे क्या होगा कि रेवेन्यू भी लॉस नहीं होगी। प्रोसेस इनोवेशन, इट मीन्स कि जैसे न्यू टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग हो गई, ऑटोमेशन हो गए, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे लर्न करने की ज़रूरत है। कंपनीज़ को अलाउ करने की ज़रूरत है कि लोअर कॉस्ट में रखे और फ्लेक्सिबल हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। नियर शोरिंग, इट मीन्स कि रीजनल और जो लोकल सप्लाई चेन है वो यहाँ पे जोग्राफिक डिपेंडेंस, यानी कि ग्लोबल जो यहाँ पे नेटवर्क है उसके जो जोग्राफिक डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करना है। और फिनिश्ड गुड्स के लिए शॉर्टर साइकिल टाइम्स होनी चाहिए। कोई भी सामान को, जैसे टोमेटो से अगर टोमेटो केचप बनानी है तो इसमें जितना टाइम लगता है 20 डेज़ का टाइम लग रहा है, तो कम से कम यहाँ पे टाइम लगाने की बात की जा रही है, कम से कम टाइम लेना है और फिनिश्ड गुड को जो है जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुँचाना है। तो नियर शोरिंग है, यानी कि एकदम से यहाँ पे जो आपका डिपेंडेंसी है, आप देखते हो बेसिकली कि जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो वही होते हैं जहाँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल मिल पाता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सस्ते हो जाते हैं। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज़ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम ना लगे या फिर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ना हो, उससे चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल, टाइम, ये सारी चीज़ें कंज्यूम होती है, उन सारी चीज़ों को ऐड कर ली जाती है। तो कोशिश किया जाता है कि इंडस्ट्रीज़ बहुत ही अच्छी जगह हो जहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो यही चीज़ें की जा रही है कि हमें जोग्राफिक जो डिपेंडेंसी है ग्लोबल नेटवर्क का, उस चीज़ को कम करना होगा, और साथ ही साथ रीजनल और लोकल सप्लाई चेन जो है इस चीज़ को कम कर सकती है। जो ग्लोबल नेटवर्क है ना, उसको ग्लोबल नेटवर्क जो ज्योग्राफिक डिपेंडेंसी है कि किसी किसी जगह पे ही आपको देखने को मिलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वो चीज़ कम कर सकती है जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब को रीजन टू रीजन और लोकल सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द सप्लाई चेन
रेजिलियंस। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी, काफ़ी बेहतरीन है। आप लोग कह सकते हो चाइना को टैकल करने के लिए इंडिया का एक और मूव्स है, वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इसको हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। फिर से आपका रिवाइज होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान की जो आज की डेट में ये कब्जा है, ये कैसे हुआ, कब से हुआ। तो यूएस का एग्जिट देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान से। फाइनली यूएस के द्वारा अनाउंस किया गया है कि सारे अमेरिकन ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए जाएंगे अफगानिस्तान से 11 सितंबर 2021 को, और ये 20th एनिवर्सरी हो जाएगा 9/11 अटैक का। और आज के डेट में आप देखो कि ये कंट्री की लॉन्गेस्ट वॉर है, इसका एंड होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखो ये अफगानिस्तान की मैप है। अफगानिस्तान की मैप में जहाँ आप डार्क ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है ना, ये सारा एरिया तालिबान के द्वारा कब्जा किया गया है, ये सारा एरिया। तो आप देख सकते हो कि बराबर से कि आधा से ज़्यादा एरिया जो है छोटे छोटे भाग में ये तालिबान के द्वारा कब्जा किया ही गया है। तो ये सारी यहाँ पे प्रॉब्लम है, देख सकते हैं ऑलमोस्ट इतना एरिया हो गया जहाँ पे भी मैं रेड वाला सर्किल की हूँ, तो ये ऑलमोस्ट जो है तालिबान का कब्जा है। अब देखते हैं कि इशू क्या है एक्चुअली। 11 सितंबर टेररिस्ट अटैक देखने को मिला था यूनाइटेड स्टेट में, वो भी 2001 में। ओके, यूएस जो है यहाँ पे नाटो अलायंस के साथ मिलकर मिलिट्री कैंपेन चलाए थे, वो भी अलकायदा और तालिबान गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तालिबान कब से निकल कर आए, तो 1990 से निकल कर आए, लेकिन अफगानिस्तान में रूल कब से कब तक किया, तो 1996 से लेकर 2001 तक किया। ठीक है, साथ ही साथ आप देखो कि एक्चुअली तालिबान की प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान में वो शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट किए। शरिया लॉ में क्या होता है ना कि सबसे पहले तो वुमेन का जो भी अधिकार है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इट मीन्स कि वुमेन को पब्लिक लाइफ में आना ही नहीं है, वो घर तक ही सीमित रहती है। इवन वुमेन की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद हो जाती है वहाँ पे। सबसे खतरनाक बात ये है। सेकंड है कि पब्लिक एग्जीक्यूशन होती है और एम्प्यूटेशन होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे एम्प्यूटेशन होता है, इट मीन्स कि सर्जरी कर कर या फिर ऐसे ही आप देखो कि किसी भी इंसान के हाथ निकाल लेना, पैर निकाल लेना, पता नहीं ये लोग बहुत अजीब सा काम करते हैं, बहुत ही इनका ड्रामेटिक हरकत होती है। तो एम्प्यूटेशन करना इट मीन्स कि कोई भी बॉडी का पार्ट निकाल लेना, लिम्स निकाल लेना। पब्लिक एग्जीक्यूशन करना इट मीन्स कि सरेआम जो है आपको डेथ सेंटेंस देना, पनिशमेंट देना। तो ये सारा काम यहाँ पे शरिया लॉ के तहत जो है तालिबान करते थे। यूएस के द्वारा 14,000 ट्रूप्स अफगानिस्तान में रखे गए, जिससे कि क्या हुआ कि अफगानिस्तान में जो है वहाँ के मिलिट्री को ट्रेन कर सके, एडवाइस कर सके और अफगान फोर्सेस को यहाँ पे मदद भी कर सके, जिससे कि जो तालिबान ग्रुप की जो दबदबा यहाँ पे बढ़ते जा रहा है ना कहीं कम हो। इसलिए यूएस जो है इस तरीके से सपोर्ट किए थे और 14,000 ट्रूप्स को वो डिप्लॉय भी किए थे। यूएस का जो इंगेजमेंट है वो आप देखो 20 साल तक तो चला, जिसमें कि हेवी ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट भी देखने को मिला, बट बिना कोई क्लियर विक्ट्री के। एक यूएस था जब से आप देखो कि अपनी यहाँ पे ट्रूप्स जब से भेजे थे तो उनका यही कहना था कि निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे तालिबान को अफगानिस्तान से। बट अब यही हो रहा है कि एक आप कह सकते हो कि हार के यूएस जो है इस जगह को छोड़ के जा रहा है। तो नंबर ऑफ़ सिविलियंस अगर हम लोग देखें, मोस्टली जो वुमेन और चिल्ड्रन हैं ये काफ़ी हद तक ये किल्ड हुए हैं, मारे गए हैं, इंजर्ड हुए हैं एयर स्ट्राइक्स में, वो भी अफगानिस्तान में। तो ये 39% ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है कि ये बढ़ते ही गया, यानी कि लोगों की जान जो है बेमतलब की यहाँ पे जाते ही गई है। इस इंटरवेनिंग टाइम में एक इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे रिप्लेस किए हैं तालिबान को। और मोस्ट मेजर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट है, यानी कि इस एरिया में आपका डेवलपमेंट ही नहीं है, सबसे पहला काम यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट करना है। यूएस और तालिबान के द्वारा एक लैंडमार्क डील साइन किया गया और लास्ट ईयर फरवरी 2020 दोहा में। तो ये था जिसमें कि यूएस ट्रूप्स को अलाउ कर दिया गया कि ठीक है आप अपने घर वापस चले जाओ, यूएस वापस चले जाओ। अफगानिस्तान में पीस जो है ना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो इंट्रा अफगान नेगोशिएशन है वो सक्सेस हो सके। और जो अफगानिस्तान का फ्यूचर है आज के डेट में भी अनसर्टेन है। इट मीन्स कि अगर यूएस अपनी ट्रूप्स को वहाँ से निकाल लेते तो नोबडी नोज़, कोई नहीं जानता कि आगे चलकर अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। तो बहुत बड़ी दुविधा है, देखते हैं आगे क्या होने वाला। बट अभी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, तो उसी अनुमान के बेसिस में और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप अफगानिस्तान की लोकेशन देख लो और मैप में कितनी यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज है जो कि बॉर्डर टच करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ इंडिया। यस, इंडिया से ये टच करता है, एक पीओके वाला जो रीजन है हमारा, पाक ऑक्यूपाइड रीजन, उससे ये टच करता है। तो कह सकते हैं कि हाँ हमारा इंडिया से, हमारा भारत से ये टच करता है। उसके अलावा आप देखो सारे तान हैं, यानी कि पाकिस्तान है, ईरान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है एंड ईरान है। तो ये लास्ट में एन वाले सारे यहाँ पे आपको अफगानिस्तान में सारे तान भी देखने को मिलेंगे। तो आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे, तुतिप। ओके, तुतिप आप याद रख सकते हो। ये है आपका ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। भारत तो आपको ऐसे ही याद रहेगा, तो इसलिए आप तुतिप याद रख सकते हो जो कि इसकी नेबरिंग कंट्री है। ओके,
ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी याद रखना, क्योंकि चारों ओर से जो है ये ज़मीन से घिरी हुई है। अब देखते हैं कि इस रीजन के लिए इम्प्लीकेशन क्या होगा। सबसे पहला है कि रिवर्सल ऑफ गेन है अफगानिस्तान में। इट मीन्स कि एक पॉसिबिलिटीज़ थी कि पीस टॉक लाया जाए, एक शांति का बात यहाँ पे किया जाए, कि जिससे कि अफगान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो थोड़ी सी ठीक हो सके। बट ये अब लीगल स्टेक हो चुका है पॉलिटिकल अफगान की पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो देखते हैं क्या होगा। गेन का जो है यहाँ पे उल्टा पड़ चुका है, सिविल वॉर की रिस्क है। इट मीन्स कि जो रीजनल प्लेयर है वो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो चुके हैं, और एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो कि यहाँ पे अफगान सिविल वॉर का देखने को मिलता है। तो ये सब जो है अमेरिकन लेड जो इंटरवेंशन है उसी को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं बन पाए। लेकिन अब यहाँ पे जो रिलेशन है यूएस का और साथ ही साथ अफगानिस्तान का, वो काफ़ी ज़्यादा डिट्रॉइट भी हो रहा है। और यूएस का जो आप रिलेशन देखो रशिया ईरान के साथ, जिसमें कि सैंक्शन भी लगाया गया, ट्रेड वॉर चला चाइना के साथ, तो रिलेशनशिप यूएस का अच्छा नहीं रहा, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि सिविल वॉर की चांसेस यहाँ पे हो सकती है। और इस रीजन में या फिर इस रीजन के चारों ओर ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस होगा, एक वाइडर बहुत बड़ी जो सिविल वॉर है अफगानिस्तान में। इसमें ये देखने को मिलेगा कि हाई लेवल ऑफ जो इंटर इथनिक वायलेंस रेजोनेंट है वो यहाँ पे इस पीरियड में रिटर्न होते हुए दिखे थे, यानी कि 1979 से 2002 के पीरियड में। इससे क्या होगा कि इन रिटर्न जो है ग्लोबल रिफ्यूजी जो क्राइसिस है वो फिर बढ़ते जाएगा, जिससे कि हमारा सोशल कोहेजन होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पे थ्रेटेंड हो जाएंगे। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि लोग जो है यहाँ से निकल कर जा सकते हैं, रिफ्यूज़ी है जिनको फोर्सफुली यहाँ से भेजा भी जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह उनको डिस्प्लेस किया जाता है। देखिए रिफ्यूज़ी और माइग्रेंट में क्या अंतर होता है। माइग्रेंट होता है कि किसी पर्पस से अपने लोकल प्लेस को छोड़कर वो दूसरी जगह पे जाते हैं। रिफ्यूज़ी का होता है कि इनको फोर्सफुली जो है अपने लोकल प्लेस से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है। पावर इक्वेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यूएस की जो मिलिट्री विड्रॉवल है और जो यहाँ पे रिजल्टेंट पावर वैक्यूम है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग पावर होगा जो कि यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के लिए बनाए जाएंगे। रिसर्जेंस हो सकता है यहाँ पे टेररिज्म का। इट मीन्स कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इस्लामिक स्टेट है वो काफ़ी एक्टिव है अफगानिस्तान में, और बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है कि टेररिस्ट ग्रुप जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले बॉर्डर में रहते हैं। तो टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, जिससे कि आप देखो ये जो है ना टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर जो प्रेशर था वो अब कम हो पाएगा, जिससे कि ज़्यादा टाइम स्पेस और रिसोर्सेज मिल पाएगा, और ये जो फार फ्लंग अटैक है ये आराम से कर पाएंगे। इट मीन्स कि पहले क्या था कि यहाँ पे यूएस था एक साइड, अफगानिस्तान को एक साइड से यूएस घेरे हुए था, और इंडिया जो है यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को घेरे हुए है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो है टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर ज़्यादा होता था, बट अब ये प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे कि ये बेटर तरीके से अब यहाँ पे अटैक कर पाएंगे। और हमारे भारत के लिए सबसे ज़्यादा डर की बात है। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग देखें, कुछ जो एक्टिव मिलिटेंट है अफगानिस्तान में वो सेंट्रल एशियन है, जो कि आप देखो कि इस्लामिक स्टेट खारसन प्रोविंस में है, खोरासन प्रोविंस में है, और ये आपका बॉर्डर में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का यहाँ पे जो है, तो ये इम्प्लीकेशन है कि टेररिज्म का जो है और भी ज़्यादा ये बढ़ावा हो सकता है, पावर इक्वेशन जो है चेंज हो जाएगी, ग्लोबल जो रिफ्यूजी क्राइसिस है वो निकल कर आ सकता है, सिविल वॉर हो सकता है, और जो गेन है वो रिवर्सल देखने को मिला है। 4 ऑब्जेक्टिव था, यानी कि यूएस तालिबान जो पीस डील हुआ है इसमें 4 यहाँ पे बात की गई है कि वायलेंस को एंड करना है, वो भी सीज़ फायर डिक्लेयर करके। इट मीन्स कि दोनों तरफ से ये था कि हाँ शांति अब लेकर आना है, कोई भी तरीके का दंगे फसाद या फिर टेररिस्ट अटैक नहीं करना है। सेकंड है कि इंट्रा अफगान डायलॉग जो है वो यहाँ पे इसके साथ इसको लास्ट पीस को शांति को ये लास्ट किया गया। यूएस की ट्रूप विड्रॉ हो जाएगी अप्रैल 2021 तक, और तालिबान जो है अपने टाइज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अल कायदा है उससे ये कट कर लेंगे। तो ये सारी जो है ना इतनी मीठी मीठी बात तो ये कह दी है इस डील में, बट ये तो पता चलेगा आगे आने वाले दिनों में कि ये ऐसा काम करते हैं कि नहीं। इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो कि हमारा जो अप्रोच है हमेशा से, हम लोग सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान को बहुत हद तक। इट मीन्स कि हम चाहते हैं कि अफगान लीड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल प्रोसेस हो, जिससे कि शांति हो अफगानिस्तान में। लेकिन इस तरीके का अगर करंट पॉलिसी चलते रहा ना, तो इससे आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा वनरेबल सिचुएशन हो सकती है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हो सकती है हमें। तो हमें अपना थोड़ा एंगल चेंज करना होगा, क्योंकि अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, क्योंकि तालिबान में आप देखो कि क्लोज रिलेशन है इसका आईएसआई से, और इनके द्वारा काफ़ी ट्रेंड भी किया गया, फाइनेंस भी किया गया, जैसे लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है। तो ये सब इंडिया में जो काम करते हैं ना, इनको काफ़ी ट्रेनिंग भी दी गई है तालिबान के द्वारा, और इसी का रिजल्ट है जो 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था ना, यही लोगों के काम है, तालिबान का ही काम है जो कि हमारे इंडिया में इस तरीके का अटैक कराए थे। साथ ही टेरर आउटफिट भी आप देख सकते हो, जो हक्कानी नेटवर्क है, ये भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, और यहाँ पे इंडियन वर्कर्स को टारगेट किया जाता है कि उनको इस
नेटवर्क में इंक्लूड करना है। अफ़गानिस्तान में इंस्टीट्यूशन है, पहले था ये, लेकिन पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस जो अफ़गानिस्तान में इंक्रीज़ होगा तो इससे इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेट है टेररिज्म का, कि और आतंकी हमले हमारे यहाँ हो सकते हैं अगर जो है यूएस के विड्रॉवल के बाद। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट आप देखो ये स्टेक पे लग गया है। इट मीन्स कि अफ़गानिस्तान में अगर हम लोग देखें तो हमारी जो स्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकती है, क्योंकि हमारी जो पहले की स्टैंडिंग थी और जो इंटरेस्ट था वो अलग था। अब यूएस के विड्रॉवल के बाद हमारी स्टैंडिंग अलग हो सकती है। सेफ्टी नेट की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि आप देखो अब तक जो हम लोग साथ दे रहे थे तालिबान को, तो यूएस था इसलिए हम लोग साथ दे रहे थे कि एक काइंड ऑफ सुपर पावर की सपोर्ट है। लेकिन अब क्या है ना कि हमें अपने पार्टनर की ज़रूरत होगी जिससे कि हम ये सिक्योरिटी, अपनी इंटरेस्ट की सिक्योरिटी को गारंटी कर पाए और जो भी प्रोग्राम अफ़गानिस्तान के अंदर चल रही है वो सारी चीज़ें आगे बढ़ पाए। तो एक पार्टनर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये सारी जो है चीज़ें बताई गई है हमारे भारत की तरफ से। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 5 पिलर है जो कि हम लोग अफ़गानिस्तान में डेवलप कर रहे थे कि 5 तरीके से। सबसे पहला ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इट मीन्स कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, तो हम लोग अफ़गानिस्तान को भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स कि 1.1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ वीट अफ़गानिस्तान को सप्लाई करते हैं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है जिसमें कि 400 बेड हॉस्पिटल बनाया गया है जो भी यहाँ पे बच्चे हैं उनके वेलबींग के लिए। सेकंड वन इज़ कि वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या करें, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है अफ़गानिस्तान में, जैसे कि अफ़गानिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो कि 2017 में शो हुआ है। 160 न्यू हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे 31 प्रोविंसेस जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे लेकर आए। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलप किया गया। 218 किलोमीटर रोड बनवाया गया जारान से डेलाराम, जिससे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट है वो ईरान बॉर्डर से लेकर काफ़ी बेहतर तरीके से हो पाएगा। 220 किलोवाट का डीसी ट्रांसमिशन लाइन लगाया गया है पुले कुमरी से लेकर काबुल तक। साथ ही इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम है जिसका नाम है सलमा डैम, और न्यू अफ़गान पार्लियामेंट भी हमारे द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। कनेक्टिविटी पे ध्यान देते विच इज़ 4 पिलर, तो यहाँ पे है कि चाबार पोर्ट डेवलप किया गया है ईरान में, तो इससे क्या है कि ये कनेक्टिविटी हमारा अफ़गानिस्तान तक हो पाएगा। साथ ही डायरेक्ट एयर फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है इंडिया और अफ़गानिस्तान में, जिसको 2017 में इस्टेब्लिश किया गया है। फिफ्थ पिलर इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग। इट मीन्स कि मोर देन 3500 अफ़गान जो है वो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं इंडिया में। 1000 स्कॉलरशिप पर एनम दिया जाता है अफ़गान नेशंस को। साथ ही साथ यहाँ पे 500 इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है जो कि स्लॉट रखा जाता है अफ़गानिस्तान के लिए, वो भी एनुअली, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस है अफ़गानिस्तान में वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। सो दीज आर द 5 पिलर्स जिसकी बेसिस पे इंडिया फोकस करती है किस पे, अफ़गानिस्तान के ऊपर। ओके, आप देखो कि हमारे जो यहाँ पे इंटरेस्ट है इंडिया में इस अफ़गानिस्तान में, उसके अलावा और भी कंट्री की इंटरेस्ट है, तो इस रीजन में सबका क्या कहना है। अगर रशिया की बात करें तो रशिया यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर बात करते हैं। कुछ फैक्टर है जैसे कि ड्रग ट्रेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशन होती है, टेररिज्म है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो इस चीज़ को लेकर रशिया जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट में है। चाइना की बात करें तो अफ़गानिस्तान दोनों तरीके से सिक्योरिटी और इकोनॉमिक वैल्यू दोनों होल्ड करते हैं। इन स्टेबिलिटी है अफ़गानिस्तान में, जिससे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है यानी कि सीपैक है जो कि हमारे पाक ऑक्यूपाइड वाले रीजन से ही होकर गुजर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो चाइना का ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि अफ़गानिस्तान में कहीं पे भी शांति नहीं होती है। साथ ही ईरान की बात करें तो अफ़गानिस्तान जो है तालिबान प्रेजेंस से ही डोमिनेट करता है, जो कि ये कंट्री जो है ना काफ़ी ज़्यादा पुश करेगी सऊदी अरेबिया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को, और एक मूव होगा जो कि ईरान की जो रीजनल स्टैंडिंग है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल होगी। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान लीड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, जो तालिबान अफ़गानिस्तान लीड जो यहाँ पे हो रहा है तालिबान के साथ द्वारा, तो ये एक स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड है जिससे कि आप देखो कि जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का अफ़गानिस्तान में वो कहीं ना कहीं काउंटर हो पाएगा, और स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा हमारा कश्मीर वाला रीजन में। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यानी कि अगर अफ़गानिस्तान में शांति नहीं होगी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, तो ऑब्वियस है कि पाकिस्तान को तो एक पनाह मिल जाएगा, पाकिस्तान को दोस्त मिल जाएगा। तो पाकिस्तान अगर इस तरीके से और काम करने लगेंगे तो हमारे यहाँ जो ये अटैक है ये सब चीज़ जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, टेररिज्म की एक्टिविटी हमारे यहाँ बढ़ जाएगी, तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, तो ये सब जो है कंट्री अफ़गानिस्तान के बारे में ऐसा कुछ इंटरेस्ट रखते हैं। वे फॉरवर्ड इंडिया के लिए क्या बताया गया कि इंडिया आप देखो कि हमेशा से खुद को रेस्ट्रिक्ट किए कि हम लोग एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं यहाँ पे,
लेकिन हाँ किसी के साथ ज़रूर कर रहे। तो अब हम लोग को अपनी जो प्रायोरिटीज़ है उसको फिर से रीपोजीशन करनी होगी। हम लोग को डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश करना होगा जो पॉलिटिकली एम्पावर्ड तालिबान है उसके साथ, जिससे कि इंडिया की जो एग्जिस्टिंग है वो सेफगार्ड रहे और फ्यूचर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ पे सेफगार्ड रहे। एक मोर एसेटिव और बॉर्डर अप्रोच लेकर आना होगा जिससे कि इफेक्टिव तरीके से हम लोग जो भी सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट है हमारे कंट्री में वो यहाँ पे मैनेज हो सके। हमें जो ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट है वो अफ़गानिस्तान में कंटिन्यू करना चाहिए। साथ ही जो वायलेंस का लेवल है वो भी कंटिन्यूड है और जो कोविड का यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है अफ़गान इकॉनमी में, तो इंडिया को अपनी डेवलपमेंट असिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। रीजनल कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया को यहाँ पे अपनी जो इंगेजमेंट है ईरान और रशिया के साथ उसको और बढ़ाना चाहिए। साथ ही कुछ अपॉर्चुनिटी भी एक्सप्लोर करना चाहिए और चाइना के साथ भी कॉपरेशन करना चाहिए और एक कॉमन ग्राउंड हो यूएस का जो कि अफ़गानिस्तान फ्यूचर को लेकर। इट मीन्स कि ऐसा कहा जा रहा है कि हमें और भी जैसे यूएस अगर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ठीक है जाने दो, लेकिन कॉपरेशन होते रहना चाहिए। जैसे रशिया है, ईरान है, चाइना है, हमें इनके साथ कॉपरेट करके अफ़गानिस्तान में जो है काम करना चाहिए। ब्रॉडर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होना चाहिए। इट मीन्स कि इंडिया को यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक स्पेशल इन्वॉय यहाँ पे एक जो है अपॉइंट करनी चाहिए जो कि डेडिकेटेड हो अफ़गान रिकन्सिलिएशन में। कहने का मतलब है कि अफ़गान में जो है शांति आए, स्टेबिलिटी आए, उसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल इन्वॉय को अपॉइंट करना ज़रूरी है। और इंडिया का जो व्यू है वो यहाँ पे हर एक मीटिंग में होना चाहिए। ब्रॉडर इंगेजमेंट होना चाहिए अफ़गान के गवर्नमेंट के साथ और अफ़गान में जितने भी पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनके साथ भी। तो ये सारा काम हमें करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि ये टाइम है इंडिया के लिए कि अपनी गुडविल को वो बिल्डअप करे और एक अच्छा खासा प्रोएक्टिव रोल लेकर आए जिससे कि अफ़गानिस्तान जो कंट्रीज़ है उनमें पीस और डेवलपमेंट हम लोग लेकर आ सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अफ़गान डील जो कि आप लोग देख चुके हैं और अफ़गानिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल जो कि है ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट। सो है ये क्या? सबसे पहले देखते हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम ये क्या है। तो देखिए ईरान के द्वारा न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950 में स्टार्ट किया गया यूएसए के हेल्प के साथ और जिसमें कि अंडर एटम फॉर पीस इनिशिएटिव था ये। ईरान के द्वारा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भी साइन किया गया था 1968 में और 62 ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे उसी के साथ। लेकिन 1970 में क्या हुआ कि इस तरीके का कानून ईरान अपने कंट्री में भी इम्प्लीमेंट कर दिए। लेकिन 2005 में क्या हुआ ना कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है, ये आपका एटॉमिक एनर्जी है, ये इनके द्वारा ये देखा गया कि ईरान जो है वो कंप्लाइंस नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन तो कर लिए बट इसके रूल्स रेगुलेशन को अपने देश में वो फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो इसका वायलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। एक आप देखो कि बहुत साल के नेगोशिएशन के बाद 2015 में ईरान एग्रीड हुआ कि अब चलो अब अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें हुई, इसको ईरान न्यूक्लियर डील कहा जा रहा है। लेकिन ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट की एक और नाम है जिसे यहाँ पे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली ये एक एकॉर्ड है जो कि यहाँ पे ईरान और P5+1 नेशन के साथ द्वारा यहाँ पे साइन किया गया था। ईरान तो समझ में आता है, P5 यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट नेशन है वो है और +1 विच इज़ जर्मनी। तो ये भी साइन किया गया है आपका 2015 में। याद रखना है यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, सो डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन दिस ईयर। तो यूएस, यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस ये 5 परमानेंट मेंबर है, इनके साथ मिलकर यहाँ पे साइन किया गया। हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन है जो कि फॉरेन अफेयर्स के और सिक्योरिटी पॉलिसी के, ये भी इसके पार्ट थे। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पे आप देखो यूएनएससी जो है इंडोर्स कर रहे थे इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231 के द्वारा। चलिए ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आप देखो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस, यानी कि ईरान का जो है यहाँ पे यूरेनियम को इनरिच करने का प्रोसेस यहाँ पे बढ़ते ही गया। अपनी कंसंट्रेशन यानी कि यूरेनियम का जो यहाँ पे आप देखो 235 एटम है, पहले 233 था, 238 था, पहले 238 था लेकिन अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है 235 जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है न्यूक्लियर फ्यूल और बम के लिए। तो नेचुरल यूरेनियम में कितना होता है, तो यूरेनियम 235 में 0.7% यहाँ पे यूरेनियम होता है। लो इनरिच्ड है, इट मीन्स कि 5% है यहाँ पे। हाई इनरिच्ड है यानी कि 20% तक यहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर में ये फ्यूल यूज़ होता है। वेपन ग्रेड कितना है, तो यहाँ पे 90% तक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट है। ओके, तो इतना आपको बस पता होना चाहिए। लेकिन ये जो डील किया गया था ना ईरान न्यूक्लियर डील,
इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ना कि ईरान की जो एबिलिटी है कि वो इस तरीके का न्यूक्लियर वेपन बनाते जा रहे थे और इकोनॉमिक सैंक्शन को रिवर्स होते जा रहा था, तो इस चीज़ को रोकना है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन कोई भी कंट्री ना बनाए लेकिन ईरान बनाते जा रहा था, तो उसकी ये जो टेंडेंसी है उसको कम करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि क्या क्या बातें क्या क्या यहाँ पे थी कि स्ट्रिक्ट लिमिटेशन करनी है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम का। इट मीन्स कि जो इनरिचमेंट है वो यहाँ पे कैप करना है 3.67% थी यूरेनियम का। और जो स्टॉक पाइलिंग है यानी कि जो यूरेनियम को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्ट करके रखा गया है तो उसको कम करना है, यानी कि 300 केजी तक ही रखना है। साथ ही यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्ड सेंट्रीफ्यूग्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूरेनियम को लेकर, तो इसको भी कम करना है। सेकंड है कि एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग, यानी कि न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग भी करना है, इंस्पेक्शन भी अलाउ किया गया है और साथ ही इन्वेस्टिगेशन भी किया गया है। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन जो किया जा रहा है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, किया जाता भी है। और ईरान को यहाँ पे सैंक्शन से रिलीफ भी दिया गया, यानी कि जो ट्रेड है, फिनेंशियल सेक्शन है, सैंक्शन है यूएसए के द्वारा, इसको ख़त्म किया गया। ऑयल एम्बार्गो को यहाँ पे एंड किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा, और ईरान को अलाउ किया गया कि वो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे काम किया गया है और ये सारी ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आपका ईरान न्यूक्लियर डील का। अब देखिए ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है ये कैसे कैसे आगे बढ़ा, इसका टाइमलाइन है यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो चलिए देखते हैं। 2015 में तो साइन हुआ, 2016 में ये स्टार्ट हुआ, 2017 में क्या हुआ कि यूएस के द्वारा जो है नया नॉन न्यूक्लियर सैंक्शन लगा दिया गया ईरान के ऊपर। और सैंक्शन जो था ये नए कैटेगरी के लिए था, यानी कि टेररिज्म को रोकने के लिए और ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे वायलेट करने से रोकने के लिए। 2018 में क्या हुआ कि यूके, फ्रांस और जर्मनी के द्वारा इंस्टेक को इस्टेब्लिश किया गया। इंस्टेक कहने का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। ये एक ट्रेड मैकेनिज्म है जिसमें कि यूरोपियन एंटिटीज़ को यहाँ पे अलाउ किया गया कि वो अपने व्यापार को ईरान के साथ मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यूएस के साथ आप देखो कि यहाँ पे जो सेकेंडरी सैंक्शन लगाया गया था वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और ईरान का जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो 3.7 से बढ़ाकर 4.5 तक कर दिया गया, यानी कि इतने % इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 2019 में कि यूएस के द्वारा जो है निकल गए, वो विड्रॉ कर लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए थे तो उनका सबसे पहला ही यही कहना था, वो हमेशा ईरान के ऊपर उंगली उठाते हैं और तब कि ईरान इस डील को बहुत बेहतर तरीके से मान के चल रहा था। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान अपने जो है इस डील को वायलेट करे, इस डील की रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करे, तो वो इस डील में रहना नहीं चाहते, वो यहाँ से निकल जाना चाहते और वो यही किए, निकल गए। और सेक्शन जो है फिर से रीइम्पोज कर दिया गया ईरान के ऊपर, वो भी न्यू कुछ सेंक्शन का। 20 में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है कुछ ईरानियन मेजर को बहुत ज़्यादा किल किया गया यूएस के द्वारा, और ईरानियन जो कैबिनेट थे उनके द्वारा भी कहा गया कि ये जो ईरान डील है ना इसके साथ वो अब नहीं चलेंगे। यानी कि ईरान एक तो शांति से बेचारा चल रहा था, सारी बातों को मान रहा था, और कोई जो है ज़बरदस्ती पोक कर रहा है कि नहीं आप वो सारी बातें नहीं मान रहे, तो फिर तो वो बच्चा बिगड़ेगा ही ना। तो ईरान का भी वही काम था कि वो बिगड़ गया, गुस्सा गया, और वो कहा कि अब यहाँ पे नहीं वो चलेंगे ईरान न्यूक्लियर डील के हिसाब से। अब देखिए ईरान का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है वो कैसे डेवलप हुआ। जो पॉलिटिकल रिजिम 2020 में चेंज हुआ यूएसए में, इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए कि ये डील जो है ना फिर से यहाँ पे यूएसए को री एंट्री कराया जाए इस एग्रीमेंट में। तो इफ़ेक्ट है अगर रिवाइवल ऑफ डील देखें स्टेक होल्डर्स में, तो ईरान के द्वारा क्या कहा जा रहा है, ये जो डील है ना ये इकोनॉमिक सेंक्शन को हटा दिया जाएगा और इससे फिर इकोनॉमिक बेटर तरीके से हो पाएगी। उसी टाइम अगर देखो तो ईरान भी जो है बहुत सारे कंडीशन लेकर आएंगे, यानी कि यूरेनियम को वो इनरिच करेंगे, ट्रांसपेरेंसी भी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अंदर निकल कर आएगी। सेकेंड है कि स्टेट का कंसर्न अगर ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ देखें तो देखिए यूएस है, इसराइल है, सऊदी अरेबिया है, जो कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ उनका भी एम है कि जो ईरान की कैपेसिटी है न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर तो उसको कर्टेल करना है। ठीक है, इट मीन्स कि ईरान के पास जो ये कैपेसिटी है कि वो अपने न्यूक्लियर को इनरिच करते रहते हैं। इट मीन्स कि आप देखो इनरिच कहने का मतलब है कि वो अपनी परसेंटेज बढ़ाते हैं और इस तरीके के यूरेनियम को वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल यूज़ कर सके इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर इनरिचमेंट वो करते हैं। तो उनके पास कैपेसिटी भी है ईरान के पास, तो इस चीज़ को कर्टल करने के लिए और भी यहाँ पे कंट्री सामने निकल कर आती है। और साथ ही साथ ईरान का अगर इकोनॉमिक पार्टनर देखें तो यहाँ पे यूरोपियन नेशन है जो कि काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस इंटरेस्ट भी है उनका ईरान के साथ। इम्पोर्टर है, यानी कि इरानियन फ्यूल जो है आप देखो साउथ एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो है ना इनकी जो इरानियन इकॉनमी जो है वो अफेक्ट भी होती है डायरेक्टली। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक पार्टनर ईरान जो है ना अपने तेल की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ अच्छा यहाँ पे व्यापार करते हैं।
साथ ही ईरान की जो जियोपॉलिटिकल पार्टनर्स भी अगर आप देखो, यूएसए का जो इस डील से 2018 में वो एग्जिट हुए थे, बाहर निकले थे, तो इससे ईरान का जो टाइज है ना वो दूसरे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ ज़्यादा हुआ था, और साथ ही साथ रशिया और चाइना के साथ इनकी दोस्ती बढ़ भी गई थी। 2019 में रशिया, ईरान और चाइना जो है एक जॉइंट नेवल ड्रिल में गए थे, वो भी गल्फ ऑफ ओमन में। तो आप समझ सकते हैं कि यूएसए यहाँ से निकला नहीं कि ईरान जो है चाइना और रशिया दोनों को अपना दोस्त बना लिया, और एक अच्छा खासा एग्रीमेंट में भी चला गया। इम्पैक्ट अगर हम लोग इससे देखें तो ईरान के इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, तो इंडिया सबसे पहले हम लोग मजबूर हैं ईरान के साथ, क्योंकि हम लोग ईरान की तेल बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। तो हमारे लिए ईरान जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी हमारा ईरान के साथ बहुत ही बेहतरीन है। और साथ ही साथ आप देखो, ईरान में हम लोग चाबार पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करा रहे, जिससे कि हम लोग अफगानिस्तान तक पहुँच सके और उसके बाद सेंट्रल एशिया तक पहुँच सके। बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को। इंटरनेशनल यहाँ पे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, और अशगाबत एग्रीमेंट भी है। तो ये अशगाबत एग्रीमेंट क्या है, इसको देख लीजिए। एक्चुअली ये अशगाबत एग्रीमेंट जो है ये आपका मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है, जो कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए है, और कनेक्ट किया जाएगा सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ और अदर्स कंट्रीज़ के साथ। इससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, और साथ ही साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हमारा यहाँ पे सेव हो पाएगा। बहुत सारी सिटीज़ हैं जो कि कनेक्टेड हैं, और इंडिया हम लोग कब इसको ज्वाइन किए थे, तो 2018 में। तो मेनली इस तरीके के एग्रीमेंट को ज्वाइन करने से क्या होगा कि अब हम लोग सेंट्रल एशिया की जो भी कंट्री है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तो इन सारे कंट्रीज़ के साथ बेटर तरीके से अब हम लोग व्यापार कर पाएंगे। तो ये सारी यहाँ पे जो है हमारा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ प्रोजेक्ट की रिवाइवल जो है, इससे इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जैसे आप देखो, ऑयल इंपोर्ट के ऊपर सैंक्शन जो है वो एंड हो गया है, जो कि ये 2019 से चल रहा था। फिर से चाबार पोर्ट जो प्रोजेक्ट है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत बेहतरीन बात है कि दो बातें जो यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। चैलेंजेस क्या होगा, यानी कि इस ट्रीटी को फंक्शनिंग करने में, तो ये ट्रीटी का पॉजिटिवली इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और काफ़ी लार्ज जो स्पेक्ट्रम ऑफ नेशन का डर है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। और इस ट्रीटी के इम्प्लीमेंटेशन से 2015 से जो है काफ़ी क्रैक भी हुए, यानी कि ये डील जो है टेम्पररी इन नेचर है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है। बीच बीच में आप देखते हो कि ये क्रैक हो जाता है, फिर से ये जो है स्टार्ट हो जाता है। यूएसए की जो यूनिलैटरल एग्जिट है, ये अकेले जो बाहर चला गया है ना, इससे ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है और भी मेंबर नेशन के बीच में। ना ही यूएसए और ना ही इसके अलाइज, ना ही ईरान की पब्लिक जो है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई है इस तरीके का एग्रीमेंट से। एक एग्रीमेंट कहने का क्या मतलब होता है कि वो परमानेंट इन नेचर हो, वहाँ से कोई भी जो है मेंबर कंट्री इसी तरीके से बाहर ना आ जाए, सिर्फ बोले और बाहर आ जाए, छोड़ दे, विड्रॉ एज एवे ही ना करे। और यूएस जैसी कंट्री अगर इस तरीके के एग्रीमेंट से बाहर निकल रहे हैं, जैसे आप देखते हो कि जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है डील से बाहर निकले थे। सिर्फ ईरान डील ही नहीं है, वो तो क्लाइमेट चेंज से भी बाहर निकल के बोलते क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे अगर आप देखो कि वर्ल्ड की पावर कंट्री के प्रेसिडेंट अगर इस तरीके का स्टेप्स उठाएंगे, तो और सारी कंट्री में जो है ये ट्रस्ट डेफिसिट तो होगा ही। तो ये सारे यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट को रिवाइव किया गया है, ये काफ़ी वाइटल है, और यूएसए की जो री एंट्री है और जो डील इम्प्लीमेंटेशन है, इसको थोड़ा सा चैलेंज के साथ जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी के कंटेक्स्ट में देखें, जो भी एफर्ट्स यहाँ पे लगाया जा रहा है कंटिन्यूस एंगेजमेंट का, तो वो बेटर तरीके से निकल कर आएगा। और कोविड-19 के कारण जो यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी जैसा सारे मेंबर इसको इस्तेमाल करेंगे, जो कि मोर कंस्ट्रक्टिव और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, काफ़ी बेटर है। फिर से ये ईरान न्यूक्लियर डील जो है स्टार्ट हो गया, तो ऑलरेडी इससे क्वेश्चन जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में बन चुके हैं, और नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी तो कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दूँगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी आपके साथ कैसा खेल खेलने वाली है इस बार प्रीलिम्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इकोनॉमिक लेसन के साथ। 1 सेकेंड, मैं आपको बता दूं कि क्या हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट। दर्शन ले लीजिए, ये क्या हो गया, ओके। होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, तभी मैं डेली बेसिस में आपके लिए इतने सारे लेसन्स लेकर आ पाती हूँ। साथ ही अगर आप लोग विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मिल जाएगी, और फिर भी कोई डाउट करी सजेशंस होती है ना, तो खुल के आप लोग कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप लोग जुड़िएगा, और जब भी यहाँ पे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगी जल्दी। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।